बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, साइंस और उसकी बेसिक को हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। आज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की पहली ब्रांच फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिज़िकल केमिस्ट्री नाम से इंडिकेट करता है, इसमें हम रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। अब वो रिलेशनशिप कैसा है, किन चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। along with changes in them। केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें हम तअल्लुक़ का मुताला करते हैं। अब वो तअल्लुक़ किन चीज़ों के दरमियान होता है? एक तो कंपोजिशन, किसी भी मैटर की कंपोजिशन, और उसके साथ उनकी खसूसियात के दरमियान तअल्लुक़ और उनमें होने वाली तब्दीलियों का मुताला किया जाता है। उनको हम कहते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री की ये डेफिनेशन होगी। इसको हम एक मिसाल से देखते हैं। पानी लेते हैं, पानी जिसका फार्मूला H2O है। इनके दरमियान कंपोजिशन किन एटम्स की है? हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन के दरमियान कंपोजिशन, और इनके दरमियान इनका रिएक्शन होता है। ये दो एलिमेंट मिलते हैं, एटम मिलते हैं, मिलकर पानी का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ये दोनों चीज़ें कंपोजिशन में आती हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपोजिशन में आती है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनको हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में ये कैसे आती हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी वजूद में आया है। पानी एक पीस ऑफ मैटर है। अब पानी हमारे पास किस हालत में पाया जाता है? पानी हमारे पास लिक्विड हालत में पाया जाता है। अब लिक्विड जो स्टेट है, वो लिक्विड हमारे पास मैटर की खसूसियात है। लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड्स, ये तीनों मैटर की खसूसियात हैं। ये कंपोजिशन और उनके दरमियान प्रॉपर्टीज़ को हम इस तरीके से क्या करते हैं, उनका रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। जिस लिहाज से कंपोजिशन होगी उसी लिहाज से उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। अब पानी का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, पानी दोनों चीज़ें रखता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है। मैटर की प्रॉपर्टीज़, पानी के वही कंपोजिशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी उसकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी कंपोजिशन के दरमियान इस तरीके से तअल्लुक़ को देखा जाता है। अब नेक्स्ट केमिस्ट्री की ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट वन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स and their properties and their derivatives।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इन तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड हाइड्रोकार्बन, एच सी से मुराद हाइड्रोकार्बन्स, एंड थर्ड एंड देयर प्रॉपर्टीज। उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी हो सकती है, हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टी भी होती है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट हो, कार्बन एक लाजमी एलिमेंट हो। किसी भी कंपाउंड के अंदर जिसमें कार्बन मौजूद होता है, कार्बन पाया जाता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर फार्मूला है एसिटिक एसिड का। इसके अंदर कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है, कार्बन एक मौजूद है, कार्बन भी मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन कार्बन इसके अंदर मौजूद है। तो ये एसिटिक एसिड जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रो नाम से ही जाहिर होता है, हाइड्रोजन और कार्बन जिनके अंदर लाजमी जुज़ होगा, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। इसकी बेहतरीन मिसाल क्या है? मीथेन, जिसका फार्मूला CH4। हाइड्रोकार्बन भी एक कैटेगरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही कैटेगरी है, जो कि हमारे पास क्या कहलाती है? पहली कैटेगरी हाइड्रोकार्बन्स कहलाती है। इसकी आगे हाइड्रोकार्बन्स की मजीद 3 कैटेगरीज होती हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस। उस चीज़ को हम डिस्कस नहीं करेंगे तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो हम हाइड्रोकार्बन्स की एग्जाम्पल तक हम इस चीज़ को रखेंगे, जो कि हमारे पास क्या कहलाती है? मीथेन कहती है, जो कि हम घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं गैस के तौर पे। अब हम स्टडी करते हैं डेरिवेटिव्स क्या होता है। डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी हो सकता है, डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स के भी हो सकता है। तो डेरिवेटिव इन चीज़ों से मिलके जो एक नई चीज़ डिराइव की जाती है, एक नई चीज़ निकाली जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स। इसकी एग्जांपल लेते हैं। अमोनिया हमारे पास मौजूद है। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। इसके अंदर नाइट्रोजन बॉन्डिंग पेयर, इसके अंदर एक पेयर जो होता है वो लोन पेयर होता है, और 3 जो होती हैं वो नॉन बॉन्डेड होते हैं। नाइट्रोजन के आखिरी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 3 जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। तो उस सूरत में हमारे पास क्या बनता है? अमोनिया बनता है। ये था हमारे पास अमोनिया। हमारे पास मिथाइल एक ग्रुप है CH3, जिसका फार्मूला है CH3, मिथाइल ग्रुप है। हमारे पास एक हाइड्रोजन को ड्रॉप करने से अगर हम इसकी जगह पे मिथाइल का एलिमेंट लगा देंगे तो ये हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो डेरिवेटिव की सूरत में हमारे पास सामने आएगा। ये होगा मिथाइल इमाइन कहलाएगा। एक मिथाइल का ग्रुप लगाने से अमोनिया के एक हाइड्रोजन को ड्रॉप करके तो वो हमारे पास जो उसका डेरिवेटिव आता है वो क्या कहलाता है? मिथाइल एमाइन कहलाता है। ये थी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनकी आगे एप्लीकेशन क्या है? ये आगे पेट्रोकेमिकल में इस्तेमाल होती हैं, और इसी तरीके से पेट्रोकेमिकल में इस्तेमाल होती हैं, पेट्रोलियम के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये इनकी एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद केमिस्ट्री की थर्ड ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल द एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स, पूरी कायनात के अंदर पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट, इसके अंदर एक्सेप्शनल आ जाती है। एक्सेप्शनल किसकी आ जाती है?
एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। कायनात के अंदर पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाते हैं, सवाए जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स होंगे, या इन चीज़ों से मिलके, इन एलिमेंट से मिलके कोई नया एलिमेंट ड्राइव किया होगा जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एसेंशियल एलिमेंट होंगे। उनके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसकी एग्जाम्पल देते हैं। सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट है हमारे पास। सोडियम का कंपाउंड क्या होगा? क्लोरीन के साथ जब मिलता है तो ये NaCl बनता है, जो कि खुर्दनी नमक होता है। तो ये सोडियम क्लोराइड को हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा। अब इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? इनको सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, ग्लास इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, वगैरह वगैरह। उसके अलावा नेक्स्ट ब्रांच बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री दो लफ्जों का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वर्ड इज बायो एंड सेकंड वर्ड इज केमिस्ट्री। अब बायो से क्या मुराद है? बायो से मुराद जिंदगी है, लाइफ है। एंड केमिस्ट्री से क्या मुराद है? केमिस्ट्री का मतलब क्या आता है? अब हम इस चीज को कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री जानदारों की जिंदगी, जानदारों की केमिस्ट्री। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इस चीज के अंदर हम किस चीज को स्टडी करते हैं? इसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को, रिएक्शंस इन सब्सटेंस। सब्सटेंस के जितने भी रिएक्शन होते हैं इनको भी हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, हम उन जिस अजसाम के अंदर पाए जाने वाली कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, हम उन अजसाम के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंस जो होता है उनको हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। आगे इसकी ब्रांचेस, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? हम खुराक के तौर पे ग्लूकोज की मिकदार को जिस्म के अंदर लेके जाते हैं। ग्लूकोज की मिकदार, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। C6H12O6 कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपोजिशन है। अब इन तीनों चीजों का आपस में रिलेशन भी साथ स्टडी करेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। अब ये तीनों एलिमेंट्स एक स्ट्रक्चर की सूरत में हमारे पास C6H12O6 के जरिए से सामने आते हैं। अब जब हम इसको खुराक के तौर पे जिस्म में लेके जाते हैं, हम खुराक खाते हैं, हमारे जिस्म के अंदर डाइजेशन होती है, केमिकल्स की डाइजेशन होती है, खुराक की तोड़ फोड़ होती है, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का अमल हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? ATP एनर्जी जनरेट होती है। ATP एनर्जी जनरेट होने के बाद वो हमारे जिस्म को क्या किया जाता है? तवानाई दी जाती है। तवानाई जो एनर्जी होती है हमारा जिस्म हासिल कर लेता है, और उसके अलावा बाकी एक्सक्रीशन के ज़रिए से जिस्म से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ये थी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस क्या हैं? बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस, बायोकेमिस्ट्री को मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा फूड साइंस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। फूड साइंस की
जितनी भी खुराक वगैरह तैयार होती है उसके अंदर इनको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच क्या हमारे पास, नेक्स्ट ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम किस चीज को स्टडी करते हैं, the branch of chemistry that deals with the processes of manufacturing on commercial scale। हम कमर्शियल स्केल पर, तजारती पैमाने पर किसी भी केमिकल को तैयार करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल ऑन कमर्शियल स्केल। किसी बड़े पैमाने पर, तजारती पैमाने पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री असल में हम इनको क्यों तैयार करते हैं, किसी बड़े पैमाने पर क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके लिए एग्जांपल लेते हैं अमोनिया की, क्लोरीन को देखते हैं। अमोनिया को हम इंडस्ट्री में तैयार करते हैं क्योंकि इनको तैयार करने का मकसद ये होता है किसी बड़े पैमाने पर, क्योंकि इनको दूसरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इनको हम किसी दूसरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सके। अमोनिया को हम तैयार करते हैं एक इंडस्ट्री में तैयार करने के बाद ये आगे हमारे पास फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल की जाती है, जिससे आप पौधों की पैदावार को बढ़ाते हैं, पौधों के अंदर उनकी नशोनुमा करते हैं। ये NH3 आगे हमारे पास क्या होती है, एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल की जाती है एज ए फर्टिलाइज़र के तौर पर। अब क्लोरीन को भी हम इंडस्ट्री में तैयार करते हैं। क्लोरीन को जब हम इंडस्ट्री में तैयार करते हैं, क्लोरीन हमारे पास आगे इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये आगे हमारे पास सैनिटेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। जहाँ पे बड़े बड़े तालाब होते हैं, उनमें माइक्रोब्स होते हैं, उनको किल करने के लिए, उन जर्म्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर क्लोरीन के ज़रिए से हम उनको साफ करते हैं, उन बड़े बड़े पोर्स को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री की ब्रांच न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जैसा कि न्यूक्लियस से रिलेटेड है, इसके अंदर हम इसके न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है, जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी को स्टडी करेंगे। और इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोसेस and their properties। रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और इनकी खसूसियात को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। किस चीज़ के अंदर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। ये भी केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसके अंदर हमने रेडियो एक्टिविटी को इस्तेमाल किया। ये क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जो अनस्टेबल होने की वजह से कंटिन्यूसली रेज खारिज कर रहे होते हैं। उसकी एक बेहतरीन मिसाल यूरेनियम।
यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। न्यूक्लियर प्रोसेसेस के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे रेडिएशन, मुसलसल रेडिएशन खारिज हो रही होती हैं, और वो मुसलसल रेडिएशन को आगे हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। अब उनको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? रेडियोथेरापी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोथेरापी कहाँ पे की जाती है? ये हॉस्पिटल्स के अंदर कैंसर के पेशेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। कैंसर क्या होता है? उसके अंदर हमारे जिस्म के अंदर सेल की बिला वजह डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और वो रुकता नहीं है और आगे उसकी बढ़ना शुरू हो जाता है। और उनको रोकने के लिए, उस ग्रोथ को रोकने के लिए, उस सेल डिवीजन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर से रेज़ खारिज करते हैं। जब रेज़ इसके ऊपर पड़ती हैं तो वो उनकी सेल डिवीजन को रोक देती है। तो कैंसर के इलाज के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इस्तेमाल हम पावर प्लांट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इनको बिजली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा हम इनको प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ये है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम इन्वायरमेंट को, माहौल को स्टडी करते हैं। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है? इसके अंदर कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं ऑफ इन्वायरमेंट, इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, माहौल के अज्जा को देखते हैं, माहौल पर इंसानी सरगर्मियों के असरात को स्टडी करते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाती है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के दो कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड सेकंड है एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? बायो से क्या मुराद है? जिंदा जानदार, जिसके अंदर हशरात आ जाते हैं, परिंदे आ जाते हैं, और इसके अलावा उसके अंदर इवन के हम खुद भी आ जाते हैं। एबायोटिक कौन से होते हैं? जो गैर जानदार होते हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, पानी हो गया, ये तमाम चीज़ें क्या होते हैं? एबायोटिक कैटेगरी में आते हैं। अब ये दोनों आपस में, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स पे। वो कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन की। एबायोटिक के अंदर पानी की एग्जाम्पल ले लें। इंसान है, इंसान पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। टेम्परेचर की एग्जाम्पल ले लें, टेम्परेचर भी इफेक्टिव होता है बायोटिक पे। तो इसलिए इस चीज़ को ये कहा जा सकता है जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किस चीज़ पे? एबायोटिक पे। आगे इसके अंदर, आगे इसके कुछ एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी हैं और उसके अलावा कुछ बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स भी हैं। इसको एप्लीकेशन के अंदर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इनके आगे क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ह्यूमन के। हम क्या करते हैं? एक इंडस्ट्री लगाते हैं। इंडस्ट्री को लगाने के बाद हम क्या करते हैं? वहाँ से हमारे पास एयर पोल्यूशन पैदा होती है, वाटर पोल्यूशन पैदा होती है। हम उस इंडस्ट्री का जो पानी होता है उसको किसी बड़े नदी नालियों में गिरा देते हैं, जिसके अंदर बेशुमार किस्म के जानदार होते हैं जो कि उसकी वजह से बहुत बड़े नुकसान उठाते हैं, जिसकी वजह से वो जानदार क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। तो इसके ये सबसे बड़े हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी हैं। इसी तरीके से एयर के अंदर भी उसके एस्पेक्ट्स हैं। एयर पोल्यूशन भी पैदा होती है, जो जितना भी उसके अंदर से स्मोक होती है, स्मोक को हम क्या करते हैं? जब ऊपर एनवायरनमेंट के अंदर खुला छोड़ देते हैं फ़िज़ा में, तो जो एनवायरनमेंट का माहौल होता है, जो एयर होती है वहाँ की, उसको क्या कर देता है? वो पोल्यूटेड कर देता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन का सबब बनता है। ये थी हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांचेस। केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस किया जाएगा। और
इसके नोट्स इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के मौजूद हैं। अगर किसी को चाहिए होंगे तो वो उनको लिंक के अंदर, लिंक की सूरत में आपको इसी साइट पे अवेलेबल होंगे, आप ले सकते हैं। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।